तो जैसा कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आज हमारा एक ऐसा टॉपिक है कि जो सबसे पहली बात है, जो भी ऐसे पर्सन होते हैं जो सॉफ्टवेयर का काम स्टार्ट करना चाहते हैं, किसका काम स्टार्ट करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर का काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सॉफ्टवेयर वाले पर्सन के लिए सबसे पहली बात ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है कि अगर वो इसके हिसाब से अगर काम करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। दूसरी बात क्या रहता है कि हमारे पास भी मोबाइल फ़ोन आता है, जैसे मोबाइल फ़ोन आ गया, कोई कस्टमर अपने पास आता है, कहता है इस मोबाइल फ़ोन में लॉक लगा हुआ है, या ये मोबाइल फ़ोन लोगों पे खड़ा हो गया है, या मोबाइल फ़ोन चलते चलते रीस्टार्ट हो जाता है, या किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास रिपेयर होने के लिए आता है। जैसे मान लिया मेरे पास XYZ मान लिया सैमसंग का मोबाइल फ़ोन है, अगर हम इसे क्या करेंगे, फ्लैश करना चाहते हैं, सैमसंग लिख कर खड़ा हो गया, रीस्टार्ट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आती है तो हम इसको फ्लैश करेंगे, मतलब इसके अंदर नया प्रोग्राम डालेंगे। जब नया प्रोग्राम डालेंगे तो हमको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे पहली बात तो ड्राइवर चाहिए, दूसरी बात का ऑडियंस टूल चाहिए, उसकी फ्लैश फाइल चाहिए। मान लिया मैंने माना कि फ्लैश फाइल, इतने सारे मोबाइल फ़ोन है, लाखों करोड़ों मोबाइल फ़ोन है, तो सबकी फ्लैश फाइल अलग अलग आती है। जब सबकी फ्लैश फाइल अलग आती है तो हम लोग क्या करेंगे, इतनी सारी फाइलों को डाउनलोड करके नहीं रखते, कल को फाइलें अपडेट भी होती रहती हैं, फिर कहीं प्रीमियम फाइल आती है, तो बहुत सारे दुनिया भर के लफड़े आते हैं। तो इससे बेहतर ये है कि हम इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम अपने सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखते हैं। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ बिल्कुल जीरो का मतलब क्या है, कोई ऐसा बंदा है जो दुकान पर गया, दुकान पर जाने के बाद वो लैपटॉप खरीद लाया, तो सॉफ्टवेयर का काम करना चाहता है, वो किस तरीके से काम करेगा, कैसे करेगा, वो आज मैं पूरा स्टेप में आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहली बात क्या है, सॉफ्टवेयर का कोई भी काम करने के लिए हमारे सिस्टम से कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो हमारे पास होनी चाहिए। सबसे पहली बात क्या है, आपके सिस्टम में विंडो होनी चाहिए, जब आपने विंडो इंस्टॉल कर लिया तो विंडो इंस्टॉल करने के बाद फिर आपके पास मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर होने चाहिए। ये मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हमारे सिस्टम में ऑलरेडी हम लोग पहले से ही इंस्टॉल करके रखते हैं, ताकि कस्टमर को लॉक खुलवाने के लिए आया तो हमने फ़ोन को कंप्यूटर से कनेक्ट कराया और उसको कनेक्ट करने के बाद उसका लॉक को तोड़ दिया, बस हमने अपने पैसे ले लिया, उसका काम हो गया। अब ऐसा नहीं कि वो जब मोबाइल फ़ोन में लॉक खुलवाने के लिए आया उसी समय पर मैंने क्वालिकॉम का ड्राइवर डाउनलोड करना है, या उसी समय पर UMT के लिए जो किसी फाइल इस्तेमाल करते हैं उसको डाउनलोड करना है। कोई चीज़ तुरंत हमें डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, हम लोग ऑलरेडी पहले से डाउनलोड करके रखते हैं। अगर हो जाता है कि कभी 6 महीने, 3 महीने या 15 दिन बाद उसमें कोई नया अपडेट आ जाए, अगर नया अपडेट आएगा या अपडेट करने को बोलेगा तो हम लोग अपडेट करेंगे, अगर नहीं अपडेट करने को बोलेगा तो हम क्यों करेंगे, हमारे पास सारी चीज़ें ऑलरेडी इंस्टॉल होती हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर करने के लिए सबसे पहली बात है कि आपके सिस्टम में सारे ड्राइवर इंस्टॉल होने चाहिए। जब आपके सिस्टम में सारे ड्राइवर इंस्टॉल होते हैं तो आपका मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाता है। अब आपके ड्राइवर की कैटेगरी की बात करेंगे कि अगर हमारे सिस्टम में कौन कौन से ऐसे ड्राइवर होते हैं जो हमारे सिस्टम में होने चाहिए, जिनकी हमारी बेसिक ज़रूरत रहती है, बेसिक नीड है। जैसे सबसे पहली बात तो हमारे सिस्टम में ADB ड्राइवर होना चाहिए। ये ADB ड्राइवर क्या काम करता है, जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन होते हैं, सारे मोबाइल फ़ोन को फास्ट बूट मोड में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो पहली चीज़ तो हमारे पास ADB ड्राइवर होना चाहिए। ADB ड्राइवर के बाद फिर हमारे पास होना चाहिए सैमसंग USB ड्राइवर, कि हमारे पास सैमसंग USB ड्राइवर होना चाहिए। सैमसंग USB ड्राइवर क्या काम करता है, जितने भी सैमसंग के मोबाइल फ़ोन आते हैं सारे मोबाइल फ़ोन को क्या करता है, कनेक्ट करता है। उसके बाद दूसरी बात हमारे पास होना चाहिए क्वालिकॉम USB ड्राइवर। क्वालिकॉम का USB ड्राइवर होता है जो क्वालिकॉम CPU के जितने भी मोबाइल फ़ोन आते हैं सारे मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट करता है। क्वालिकॉम के बाद फिर आपके पास ड्राइवर होना चाहिए MTK USB ड्राइवर। MTK का USB ड्राइवर होना चाहिए, जितने भी मीडियाटेक कंपनी के मोबाइल फ़ोन आते हैं उनको कनेक्ट करता है। उसके बाद फिर आपके पास होना चाहिए SPD USB ड्राइवर। SPD USB ड्राइवर क्या काम करता है, जिसमें भी स्पेक्ट्रम CPU के मोबाइल फ़ोन आते हैं उनको कनेक्ट करता है।
तो इस तरीके से ये तो हमारे 5 ड्राइवर ऐसे हैं जो मोबाइल फ़ोन में समझ लीजिए हमारे सिस्टम में होने चाहिए, क्योंकि जब ये ड्राइवर हमारे सिस्टम में होते हैं तो कोई भी मोबाइल फ़ोन एक बार में फट से हमारे मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। अगर नहीं कनेक्ट होता तो हम कोई नया अपडेट ड्राइवर डाउनलोड कर लेते हैं कि हो सकता है कोई इसका नया अपडेट ड्राइवर आ गया हो, वरना ये ड्राइवर इंस्टॉल करने से सारे मोबाइल फ़ोन कनेक्ट हो जाते हैं। पहली चीज़ क्या होती है कि हमारे पास जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन आते हैं उनमें सॉफ्टवेयर डालने के लिए हमारे पास होना चाहिए फ्लैश टूल। क्या होना चाहिए? फ्लैश टूल। जितने भी मोबाइल फ़ोन आते हैं सारे मोबाइल फ़ोन में फ्लैश टूल होना चाहिए। अब फ्लैश टूल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहली बात जो फ्लैश टूल आता है जिसे हम लोग बोलते हैं ओडिन। क्या बोलते हैं? ओडिन। मैं आपको समझाता जाता हूँ, बाकी वीडियो में सुन करके सब लोग समझ सकते हैं। अगर मैं ज़्यादा डिटेल में लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ओडिन। ओडिन जो फ्लैश टूल रहता है, जितने भी सैमसंग के मोबाइल फ़ोन होते हैं सारे सैमसंग के मोबाइल फ़ोन को क्या करता है? फ्लैश करता है या उसके अंदर सॉफ्टवेयर डालने का काम करता है, आप ऐसा कह सकते हैं, ओडिन। उसके बाद दूसरा जो फ्लैश टूल आता है जिसे हम बोलते हैं क्यूफिल। क्यूफिल का पूरा नाम होता है क्वालिकॉम फ्लैश इमेज लोडर। ये टूल क्या काम करता है? जितने भी क्वालिकॉम सीपीयू की जो फ्लैश फाइल होती है उनको इंस्टॉल करने का काम करता है। जैसे कुल मिला के ओडिन काम करता है उसी तरीके से क्यूफिल बना हुआ है। ओडिन कंपनी ने बनाया सैमसंग के मोबाइल फ़ोन के लिए, क्यूफिल बनाया क्वालिकॉम सीपीयू को रिपेयर करने के लिए। उसके बाद दूसरा फ्लैश टूल होता है जिसे हम बोलते हैं एमआई फ्लैश टूल। अब एमआई फ्लैश टूल क्या काम करता है? जितने भी एमआई कंपनी के मोबाइल फ़ोन आते हैं तो सारे एमआई कंपनी के मोबाइल फ़ोन को फ्लैश करने के लिए हम लोग एमआई फ्लैश टूल का इस्तेमाल करते हैं। एमआई फ्लैश टूल करने के बाद दूसरा फ्लैश टूल आता है जिसके हम बोलते हैं एसपी फ्लैश टूल। अब एसपी फ्लैश टूल क्या काम करता है? जितने भी ऐसे मोबाइल फ़ोन आते हैं जो मीडियाटेक सीपीयू के मोबाइल फ़ोन होते हैं उसको हम एसपी फ्लैश टूल के द्वारा हम लोग क्या काम करते हैं? फ्लैश करते हैं। उसके बाद तीसरा टूल जो आता है वो अपना आता है एसपीडी अपग्रेडर। एसपीडी अपग्रेडर फ्लैश टूल क्या काम करता है? जितने भी एसपीडी सीपीयू आते हैं उनको फ्लैश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद क्या होता है? और भी कई डिफरेंट तरीके के टूल्स आते हैं जो मोबाइल फ़ोन को फ्लैश करने के लिए किए जाते हैं। वो कंपनियां क्या काम करती है कि उन्होंने फाइल दिया, फाइल के साथ में कोई अपना पर्टिकुलर टूल दे दिया। जैसे सैमसंग का या मान लिया लावा का A1 मोबाइल फ़ोन आता है, उस कंपनी ने एक अपना छोटा सा फ्लैश टूल दे रखा है कि फ़ोन को कनेक्ट कराओ, फाइल लोड करो, फ्लैश कर दो। अब वो एसपीडी वो मीडियाटेक का फ़ोन होता है वो, लेकिन एमआई फ्लैश टूल से नहीं फ्लैश होता, उसने अपना फ्लैश टूल दे रखा है। तो कुछ कंपनियों में ऐसा आपको दे रखा है, उसके लिए आप उनके हिसाब से क्या करेंगे? उसको पूरा करेंगे। उसके साथ में जब आप किसी फाइल को डाउनलोड करेंगे तो फाइल डाउनलोड करते समय फाइल भी डाउनलोड होगी, उसका ड्राइवर भी डाउनलोड होगा और उसका टूल भी होगा साथ में। फिर और दूसरी बात क्या, उसके नीचे इंस्ट्रक्शन भी लिखा होता है, पॉइंट लिखे होते हैं, 5-6 पॉइंट्स लिखे होते हैं कि पहले टूल को ओपन करें, फिर फाइल में से लोड करें, फिर कौन सी फाइल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कनेक्ट करें और उसके बाद डन फ्लैश कर दें, आपको फोन फ्लैश हो जाएगा। ये सारी बातें उसमें लिखी होती हैं, आप सब लोग पढ़ करके अच्छे से समझ भी सकते हैं। इन्हें हम बोलते हैं एक्स्ट्रा। ये तो फ्लैश टूल ऐसे इस्तेमाल होते हैं जो हमारे मोबाइल फोन को फ्लैश करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरी बात क्या, इसी फ्लैश टूल की अगर हम बात करेंगे तो हम फिर इसमें डोंगल भी इस्तेमाल करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं EMD प्रो। ये डोंगल क्या काम करता है? इस डोंगल के द्वारा भी हम लोग मोबाइल फोन को फ्लैश करते हैं। कैसे? इस डोंगल से एक सबसे बड़ी फायदा ये भी रहता है कि हम मोबाइल फोन को फ्लैश तो करते ही करते हैं, फ्लैश के साथ में भी करते हैं, मतलब उसका पासवर्ड भी हटा सकते हैं, FRP भी हटा सकते हैं, पैटर्न को रीड भी कर सकते हैं, फोन को फॉर्मेट भी कर सकते हैं। इस तरीके से और भी सारे हमारे अकाउंट वगैरह है, कुछ भी ऐसी परेशानी आती है तो सारी परेशानी को हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने दिमाग में रिमूव कर सकते हैं। अब इसमें बात करेंगे तो इसके भी टूल हैं। जैसे सबसे पहले टूल आता है जिसे हम लोग बोलते हैं QC फायर। QC फायर क्या काम करता है? जितने भी क्वालिकॉम CPU का मोबाइल फोन होते हैं, वो चाहे MI का हो, ओप्पो का हो, वीवो का हो, टेक्नो का हो, कार्बन हो, लावा हो, इंटेल, किसी भी कंपनी का हो, लेकिन वो क्वालिकॉम CPU इस्तेमाल करता हो, तो ये उसको क्या करेगा? अनलॉक कर देगा, फ्लैश भी कर देगा। यहाँ तक कि उस मोबाइल फोन के अंदर IMEI नंबर तक को भी रिपेयर कर देगा।
लेकिन ये वैसे अपने इलीगल की कैटेगरी में आता है, जो टूल कहने के लिए मना करता है कि ऐसा नहीं करना आपको। उसके बाद दूसरा इसमें आता है MTK फ्लैश टूल, जो मीडियाटेक जितने भी सारे फोन आते हैं उसको अनलॉक करता है, फ्लैश करता है। तीसरी चीज जो आती है वो इसमें आता है अल्टीमेट GSM नाम से आते हैं। इस GSM के कैटेगरी में जितने भी सैमसंग के मोबाइल फोन आते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, फ्लैश कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, या SPD CPU जो रहता है उसका मेनली इसके द्वारा हम लोग FRP हटा सकते हैं। तो ये जितने भी सारे काम होते हैं वो हम इन टूल से क्या कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने ये जो टूल होते हैं ये ऑलरेडी वैसे पेड टूल है। ये वाले टूल कैसे अपने फ्री वाले टूल हैं। ये वाले टूल कैसे हैं, फ्री वाले हैं। ये वाले टूल कैसे हैं, पेड टूल हैं। उसके बाद जैसे मैंने पहला पॉइंट आपको बताया था कि हमारे पास पहली चीज तो ड्राइवर होनी चाहिए। ड्राइवर के बाद दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि हमारे पास टूल्स होने चाहिए। उसके बाद तीसरी बात यहाँ पर और भी आती है कि हमारे पास होनी चाहिए फ्लैश फाइल। क्या होना चाहिए, फ्लैश फाइल। अब इस फ्लैश फाइल को हम लोग नेट से डाउनलोड करते हैं। कुछ फाइलें तो हमको नेट से फ्री में मिल जाती हैं, कुछ फाइलें ऐसी होती हैं जो नेट से पेड होती हैं, प्रीमियम फाइलें होती हैं, उनको हमको क्या करना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है। उन फाइलों को जो हम परचेज करते हैं, परचेज करने के बाद हमारा काम क्या हो जाता है, हो जाता है। उसके बाद चौथा ऑप्शन होता है, जो फोर्थ ऑप्शन होता है, उस फोर्थ ऑप्शन को जो हम यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं बूट की। क्या बोलते हैं, बूट की। बूट की क्या काम करता है, जितने भी मोबाइल फोन आते हैं सारे मोबाइल फोन को क्या करता है, कंप्यूटर से कनेक्ट करने में मदद करता है। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर के अंदर एक ऐसे मोबाइल फोन के अंदर ऐसी बटन होती है जिस बटन को दबाते ही हमारा मोबाइल फोन कंप्यूटर से क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है, मतलब बूटिंग मोड में चला जाता है। तो ये सारी बातें जब आप अपने सिस्टम में आप अरेंज करके रखते हैं तभी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए रेडी होता है। ये जैसे मैंने एक फ्लैश टूल आपको मैंने बताया MT Pro, उसी तरीके से और भी आता है। जैसे अपना फ्लैश टूल की कैटेगरी U5 भी आ जाता है, MRT भी आ जाता है, मेडिकल, थंडर, या और भी बहुत सारी डोंगल्स आ जाती हैं। अब ये जो सारी डोंगल्स होती हैं इनका भी इसी तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे कि इसमें भी भैया क्वालिकॉम होता है, मीडियाटेक होता है, बाकी जो कंपनी दे रखा है उसी हिसाब से ये भी बने हुए हैं। सेम ऐसा MRT में भी है, सेम इसी तरीके से मेडिकल में भी दिया हुआ है। वो आप जब क्लास में देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आपको कोई भी मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर डालने के लिए इतना सारा जो प्रोसेस है वो हमारे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल होना चाहिए। अगर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होता है तो हम अच्छे से काम कर सकते हैं। अब अगर इनकी बात करें तो मान लिया ये हमारे कंप्यूटर में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे सिस्टम में सबसे पहली बात क्या, ड्राइवर तो होना ही चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होता है, हमारे सिस्टम में टूल होने चाहिए। इससे 100% काम हो या ना हो, लेकिन इससे 100% काम होता ही। तो आपके पास पहली चीज तो ड्राइवर होना चाहिए, दूसरी चीज आपके पास टूल होना चाहिए, तीसरी चीज आपके पास बूट की होनी चाहिए। हो सकता है कि आपके पास फ्लैश फाइल ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्मेट तो कर ही सकते हैं, फोन को अनलॉक तो कर ही सकते हैं, या फाइल को किसी के द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको फाइल डाउनलोड करना है तो सिर्फ आपको हैवी नेट की आवश्यकता है। अगर आपको फाइल डाउनलोड नहीं करना, या जो ऐसे मोबाइल फ़ोन आते हैं जो अनलॉकिंग के केस में आते हैं, तो वो सारे मोबाइल बिना नेट के भी कर सकते हैं। सिर्फ इतना नेट होना चाहिए कि मोबाइल फ़ोन का व्हाट्सएप पे कोई मैसेज चला जाए, बस इतना नेट उसको चाहिए, और उससे आपका सारा काम क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये हमारे मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर जो आते हैं ये हमारे लैपटॉप में इंस्टॉल होने चाहिए। इसका भी मैं आपको अभी वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले बात है कि हमारे सिस्टम के अंदर होनी चाहिए विंडो। क्या होनी चाहिए, विंडो। क्योंकि ये जितना भी सारा सब कुछ चलेगा तो चलेगा कहाँ पर, भाई हवा में तो तैरेगा नहीं। उसके लिए क्या होना चाहिए, विंडो होना चाहिए। अब विंडो के लिए क्या है कि जैसे मैं इस लैपटॉप में विंडोज 7 डालने वाला हूँ, तो हमारे पास विंडोज 7 कैसे इंस्टॉल करेंगे ये भी मैं आपको इस वीडियो में आपको समझा देता हूँ। सबसे पहली बात क्या है, आपको विंडोज 7 डालने के लिए आपके पास होनी चाहिए बूटेबल पेन ड्राइव।
सबसे पहली चीज एक पेन ड्राइव होनी चाहिए, जिसे हम बोलते हैं बूटेबल पेन ड्राइव। विंडोज 7 इंस्टॉलेशन। सबसे पहली बात हमारे पास क्या होना चाहिए, एक बूटेबल पेन ड्राइव होना चाहिए कि जिस बूटेबल पेन ड्राइव को आप सिस्टम पर लगा करके कनेक्ट हो जाए। अब उसके बाद सेकंड टॉपिक आती है, जब कंप्यूटर से लगा देंगे फिर कंप्यूटर को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ये नहीं कि आपने चालू पे लगा लिया विंडो चलना शुरू हो गई। कंप्यूटर को पहले बंद कर लें और बंद करने के बाद विंडो पेन ड्राइव को लगाएं, फिर सिस्टम को स्टार्ट करें। सिस्टम स्टार्ट करने के बाद इसमें भी एक सिस्टम आता है जिसे हम बोलते हैं बूट की। इसमें भी एक बूट की होती है, हाँ, जिसको हम प्रेस करेंगे। जब हम प्रेस करेंगे तो हमारा कंप्यूटर जो वो पेन ड्राइव के मोड में जाएगा। वो ये बोलेगा, वो पूछेगा किस में जाना है, सीडी से बूट करना है कि पेन ड्राइव से बूट करना है, ये सारी बातें पूछेगा। वो बूट की होती है। बूट की अगर आप चाहो तो उस मॉडल का गूगल पे डाल लो। जैसे मेरे पास HP G4 है तो मैंने गूगल पे डाला HP G4 बूट की, तो वो बता देगा कि कौन सी F9 दबानी है कि F2 दबानी है कि एस्केप दबानी है, कौन सी बटन दबानी है, जिससे हमारा कंप्यूटर बूटिंग मोड में चला जाएगा। अगर आपको ये बात नहीं पता होती तो जब आप सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते समय भी नीचे लिख करके आता है एस्केप F9 ऐसा कुछ लिख करके आता है, जिससे आप क्लिक करेंगे तो तुरंत आप बूटिंग मोड में चले जाएंगे। मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। जब आप बूटिंग मोड में चले जाएंगे तो फिर आपको विंडो इंस्टॉलेशन आपका क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। जब विंडो इंस्टॉलेशन शुरू हो जाता है तो वहाँ पर सारी बातें लिख करके आती हैं कि कैसे विंडो इंस्टॉल करना है, उसकी सेटअप फाइलों को कॉपी करना है। सेटअप फाइल कॉपी करने के बाद वो हार्ड डिस्क के पार्टीशन बनाने को पूछता है कि C कितना बनाना है, D कितना बनाना है। ये सारी चीज़ आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपको बनाना है। हर एक पर्सन के पास अपने अपने अलग हार्ड ड्राइव होती है। किसी के पास 350 लगी है, किसी के पास 80 ही लगी है, कोई 500 GB 2 TB लगाए बैठा है, तो अपने हिसाब से काम करते हैं। आपको इस लाइन में काम करने के लिए मिनिमम हार्ड ड्राइव अगर आपकी 500 GB की होती है, आप अच्छे से काम कर सकते हैं। आपका जो सिस्टम है वो कम से कम 2 GB या 4 GB की रैम रखता हो, कोर टू डुओ प्रोसेसर हो, कोर टू डुओ प्रोसेसर के हिसाब में आप अच्छा काम कर सकते हैं। 2 GB रैम हो। अगर आप किसी भी डोंगल को इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर आप उसको UEFI को इंस्टॉल करना चाहते हो तो कम से कम आपके पास 4 GB रैम होना चाहिए। फिर सिस्टम आपके पास जितना ज़्यादा हो, i3 हो, i5 हो, i7 हो या उससे भी कई गुना ज़्यादा हो, वो भी उसके लिए कम है। क्यों कम है? क्योंकि भाई जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड निकलेगी, उतना जल्दी काम करेगा, डाउनलोडिंग भी तेज होगी, सारी बातें होती हैं। तो आज मैं आपको विंडो को कैसे इंस्टॉल करेंगे ये प्रॉपर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहली बात क्या है, ये जैसे मेरे पास सिस्टम है, ये PC है। आज हम आपको UEFI को भी इंस्टॉल करके दिखाएंगे और विंडो को भी इंस्टॉल करके दिखाएंगे, और EMT Pro के अंदर जितने भी QC फायर ये सारी चीज़ें होती हैं, पूरा सिस्टम मैं आपको रेडी करके दिखाऊंगा। जो ऐसे पर्सन होते हैं जो अगर डोंगल को इंस्टॉल करते हैं, डोंगल इंस्टॉल करने के बाद अगर उनके पास UEFI होता है तो UEFI को जस्ट तुरंत इंस्टॉल करें। इससे आपको 2 फायदा मिलेगा। पहला फायदा तो ये मिलेगा कि आपका UEFI इंस्टॉल हो जाएगा। दूसरा फायदा ये मिलेगा कि इस UEFI के अंदर जितने भी सारे ड्राइवर्स होते हैं सब इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद होते हैं। इसके अंदर तुम्हारा MTK भी है, क्वालिकॉम भी है, इंटेल का भी है, और भी RA ऐसे ड्राइवर हैं जो आप इंस्टॉल नहीं करना चाहते वो भी सब इंस्टॉल कर लेता है, क्योंकि इसके अंदर और कुछ नहीं है, सिर्फ ड्राइवर का ही पैकेट है, सिर्फ ओनली ड्राइवर का ही पैकेट है। तो ड्राइवर इंस्टॉल होने से हमको फ़ायदा ये रहता है कि फ़ोन हमारा बहुत अच्छे से कनेक्ट होने लगता है। फिर हम डोंगल इंस्टॉल करेंगे, इसके सारे सेटअप फाइलों को इंस्टॉल करेंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात क्या करेंगे, हम अपने सिस्टम को चालू करेंगे। लैपटॉप को चार्जिंग पर लगाइए। जब हम लैपटॉप को चार्जिंग पे लगा देंगे आपका हमारा सिस्टम चालू हो जाएगा। हमारे सिस्टम में देखो सब कुछ चल रहा है, लेकिन सिर्फ मैं विंडो आपको इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आप लोगों को सिखाने के लिए, ताकि आप सब चीज़ों को सीख सकें, जिस हिसाब से आप काम कर सकते हैं।
जो ऐसे टेक्नीशियन होते हैं जो बिल्कुल न्यू टेक्नीशियन हो, जो फ्रेश है, जिसको समझ लीजिए लैपटॉप का काम बिल्कुल करना है या सॉफ्टवेयर का काम बिल्कुल करना है, तो वो इस तरीके से वीडियो को देख करके काफ़ी चीज़ें उसको मदद मिल जाएगी कैसे कैसे उसको सेटअप बनाना है। अब देखिए सेटअप को बताने के लिए सबसे पहले काम क्या करेंगे, हमारा सिस्टम में जब इसमें विंडो इंस्टॉल हो जाएगी, दिखाना तो अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम सिस्टम को बंद करेंगे। क्या करेंगे? सिस्टम को बंद करेंगे। हमने सिस्टम को क्या करना है? बंद कर देना है। अब देखो विंडो डालते समय भी दो बातों का ध्यान रखना होता है। एक तो सबसे पहली बात तो विंडो को इंस्टॉल करते हैं, दूसरी बात क्या होता है, इस सेट के सिस्टम के कुछ अपने पर्सनल ड्राइवर भी होते हैं, जैसे ब्लूटूथ का, वाईफाई का, लैन कार्ड का, साउंड का और भी ग्राफिक्स का, बहुत सारे ऐसे ड्राइवर होते हैं। तो उसको भी हम विंडो डालने के तुरंत बाद उसको भी इंस्टॉल करते हैं। उस ग्राफिक ड्राइवर में आपका DRP वगैरह है, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्योंकि देखना मैं अभी विंडो इसमें डालूंगा तो विंडो डालने के बाद शायद इसका वाईफाई ना चालू, जब इसका वाईफाई नहीं चालू होगा तो मुझे वाईफाई का ड्राइवर डालना पड़ेगा, तब इसका वाईफाई क्या होगा? स्टार्ट होगा। अब सबसे पहली बात क्या है, हमने इसको लगा दिया। क्या कर दिया हमने? इसको लगा दिया। लगा देने के बाद हम क्या करेंगे, सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। जब हमारा सिस्टम में हल्का सा जैसे लाइट कुछ देता है, आप इसमें F9 बटन को प्रेस करेंगे। देखिए हमारा लैपटॉप बूटिंग मोड में चला गया। जी सर। अब इसमें पहला ऑप्शन लिख करके आ रहा है स्कैन डिस्क का, दूसरा नोटबुक का, इंटरनल CD DVD। अब हमने पेन ड्राइव से बूट कराना है तो हमने एंटर कर दिया। तो ये हमारा सिस्टम का प्रेस यानी कि कोई भी बटन को दबा दीजिए, आपका लैपटॉप विंडो इंस्टॉलेशन मोड में चला गया। जब विंडो इंस्टॉलेशन मोड में चला जाएगा तो फिर यहाँ पर आप विंडो इंस्टॉल होने के लिए आगे आपको प्रोसेस पूछेगा। जो स्टेप आपसे पूछता जाता है उसी स्टेप को फॉलो करते चले जाइए, कोई बड़ा कठिन स्टेप नहीं है। अगर मार्केट में जो लोग विंडो डलवाने के लिए जाते हैं, विंडो डलवाने के बाद वो इसका 100, 200, 300 रुपये चार्ज देते हैं। आप लोग अगर अपनी शॉप के बाहर विंडो इंस्टॉलेशन लिख भी देते हैं तो आपको 100-200 रुपये की एक्स्ट्रा आपको कहीं ना कहीं मिलता रहता है। एक आपको 350-250 रुपये की पेन ड्राइव आपको खरीदनी होती है। उस पेन ड्राइव के बाद मुझसे विंडो का और उसके जो भी सारे सॉफ्टवेयर हैं, सारे सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये पूछेगा, आप नेक्स्ट करिए। अब विंडो इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है, आप विंडो इंस्टॉलेशन पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ये विंडो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। जब विंडो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी तो ये आगे के अपने फीचर खुद ही देगी कि अब आपको क्या करना है, कि आपको नेक्स्ट करना है, कि उसकी सेटिंग करनी है, कि उसमें हार्ड डिस्क के पार्टीशन करने हैं। अब देखिए यहाँ पर ये पूछता है कि विंडो आपको कौन सी बिट की डालनी है। हमारे कंप्यूटर में विंडो 2 बिट की बनी है, 2 तरह की बनी है। एक तो 32 बिट बनी है, दूसरी क्या बनी है, 64 बिट बनी है। 32 बिट और 64 बिट। 32 बिट की जो विंडो होती है और एक 64 बिट की होती है, दो में से कोई भी इंस्टॉल कर लेंगे। लेकिन अगर आप 32 बिट के विंडो को इंस्टॉल करेंगे तो याद आप रखिए कि हमेशा जब भी आप किसी भी ड्राइवर या कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे, अगर वहाँ पर ऑप्शन आता है कि ये सॉफ्टवेयर 32 का, ये 64 का है, तो आप ये बात जरूर ध्यान रखें, अगर आपके लैपटॉप में 32 के है तो आप A से लेकर Z तक जो भी चीज़ डाउनलोड करेंगे सारा 32 का ही करेंगे। अगर मान लिया आपके लैपटॉप में 64 का है तो आप हमेशा 64 का ही इंस्टॉल करेंगे। अगर आप 32 और 64 आपस में कंफ्यूज हो जाएंगे तो वो फिर आपके पास नहीं चलेगा। हम क्या करेंगे, इसमें विंडोज 7 अल्टीमेट और हमने X86 मतलब 32 बिट को हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब ऐसा नहीं कि 64 तुम कुछ भी कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। हमने नेक्स्ट किया, ये सारी चीज़ लिख के गया, आई एक्सेप्ट, आई एग्री कि आप विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं जी, बस आप नेक्स्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर आता है कस्टमर एडवांस का। यहाँ पर ये देखिए आपकी हार्ड डिस्क होती हैं जी। हार्ड डिस्क ये सो रही है कि एक पार्टीशन मेरा इतना है, फिर इतना है, फिर इतना है। देखिए इसको अगर डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ड्राइव का ऑप्शन आता है, इसमें क्लिक करेंगे। हम क्या करना चाहते हैं, इसको डिलीट करना चाहते हैं, ये हमारी डिलीट हो जाएगी। डिलीट हो गई या अलोकेटेड लिख गई, इसका मतलब डिलीट हो गई, वरना यहाँ पर न्यू वॉल्यूम पार्टीशन 1 2 3 ऐसा लिख जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसको भी जाएंगे, इसको भी डिलीट करेंगे। जैसे इसको डिलीट करेंगे तो वो दोनों हार्ड ड्राइव क्या हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी, जुड़ गई। हम क्या करेंगे, इसको भी डिलीट करेंगे, ये भी हमारी मर्ज हो गई। फिर हम क्या करेंगे, इसको भी डिलीट करेंगे
और ये हमारी क्या हो गई, ये मर्ज हो गई। अब हमको न्यू वॉल्यूम बनाना है। न्यू वॉल्यूम बनाने के लिए क्या करें, फिर हमने यहाँ पे क्लिक किया, हमें जैसे पहला पार्टीशन में 250 GB तक का बनाना चाहता हूँ। अब मैंने क्या कर दिया, इसको अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। अब देखिए पहला पार्टीशन हमारा 250 का बन गया जी। उसके बाद ये फिर हमारा दूसरा पार्टीशन है, फिर हमने इसको न्यू पे क्लिक किया, अप्लाई कर दिया। इसके नीचे नीचे सजाते रहते हैं, ठीक है। ऐसे नीचे हमने 2 पार्टीशन बना लेते हैं। उसके बाद जैसे विंडो मुझे इसमें डालना तो इसको हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले मैंने इसको क्या किया, फॉर्मेट कर लिया। फॉर्मेट हो गया, फिर हमने दूसरे को लिया, इसको भी फॉर्मेट कर दिया। अगर आप यहाँ से फॉर्मेट नहीं करते तो आप अंडर जेट ड्राइव खोलने पर जाएंगे, तब फॉर्मेट करने को बोलेगा। यदि आप किसी लैपटॉप में विंडो डालते हैं और उस विंडो डालते समय बोलता है कि विंडो दिक्कत कर रही है, तो आप उसके सी विंडो जो पहला होता है, सी को उसको ही फॉर्मेट करें, उसमें ही विंडो डालें, ताकि उसका डी और ई और जो दुनिया भर की और भी ड्राइव होती हैं तो उसका डाटा नहीं जाएगा, क्योंकि जब आप जिसको फॉर्मेट करेंगे उसी का डाटा जाएगा। अब हमने इसको ले लिया, आगे नेक्स्ट कर लिया। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो इसकी पेन ड्राइव की जो सेटअप फाइलें होती हैं वो सेटअप फाइलें इसके अंदर कॉपी होना शुरू हो जाती हैं। सबसे पहली बार सारी फाइलें कॉपी होती हैं। जब सारी फाइलें कॉपी हो जाएंगी तो कॉपी होने के बाद फिर चल रहा इंस्टॉल एज फीचर, मतलब जितने सारी फाइलें होती हैं सारी फाइलें एक एक करके क्या करती हैं, इंस्टॉल होती हैं। अब यहाँ पर जो इंस्टॉल होने में जो समय लगता है वो आपके लैपटॉप के रैम, आपके प्रोसेसर, उसकी स्पीड, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। जितना अच्छा उसका स्पीड होगा, जितनी सारी चीज़ें होंगी, उतनी जल्दी वो क्या होगा, इंस्टॉल होगा। इसको इंस्टॉल होने में 5 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक का समय अप्रॉक्स में लग जाता है। ड्राइवर में जो काफ़ी लग जाता है। हाँ, जब इसको इंस्टॉल कर लेंगे फिर हम ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं, ड्राइवर में भी समय लगता है। ये डिपेंड करता है हमारे उसके सॉफ्टवेयर और हमारे ड्राइवर के मतलब कितने साइज़ का है, कितना MB का है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है। नेट की स्पीड क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, नेट की स्पीड। यहाँ पर जो इंस्टॉलेशन समय पर हमको नेट की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर कुल मिला के ये जो सिस्टम होता है, सिस्टम की खुद की स्पीड मैनेज करता है। तो सिस्टम की खुद की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अगर खुद की स्पीड अच्छी नहीं होगी तो तभी जल्दी हो जाएगा। हाँ, तभी जल्दी हो जाएगा। इसको स्टॉप करवा के पार्ट 2 करवा दीजिए, टाइम लगा ना इसमें। स्टॉप कर। अब देखिए जैसे मैंने क्या किया, हमने UEFI के सेटअप को डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद सेटअप को ओपन करेंगे। ये सेटअप ओपन हुआ, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना। हमारा इस तरीके से खुल जाएगा। फिर सबसे पहले इसमें ऑप्शन आता है क्लिक हियर, UEFI बॉक्स, UEFI डोंगल। आप यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे। ये सबसे पहले ड्राइवर इंस्टॉल करेगा। ड्राइवर इंस्टॉल करेगा तो इसमें जो रेड ग्रीन ब्लू कलर की लाइट जल रही है, जैसे इंस्टॉल होते ही क्या हो जाएगा, इसमें सिंगल लाइट जलेगी। सिंगल लाइट जलने का मतलब रहता है कि आपका बॉक्स कंप्यूटर से क्या हो गया है, कनेक्ट हो गया है। जब आपका बॉक्स सिस्टम से कनेक्ट हो जाएगा तो सिस्टम से कनेक्ट होने के बाद जितने भी सारे ड्राइवर्स होते हैं, सारे ड्राइवर क्या हो जाएंगे, इसमें इंस्टॉल हो जाएंगे। सबसे पहला जो ड्राइवर इंस्टॉल होगा वो हमारा बॉक्स का ड्राइवर इंस्टॉल होगा। ये बॉक्स का ड्राइवर इंस्टॉल होते ही हमारा बॉक्स कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा। जब बॉक्स हमारा कंप्यूटर से कनेक्ट होगा उसके बाद ही हम उसमें कोई चेंजेस या कोई सॉफ्टवेयर या कोई भी ऐसे प्रोसेसिंग है, वो सारी प्रोसेसिंग को हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब हमारा ड्राइवर क्या हो गया, हमारा ड्राइवर इंस्टॉल हो गया है।
ड्राइवर इंस्टॉल होने के बाद हमने U5 बॉक्स पे टिक करना है, आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर ये देखिए पूछ रहा है कि आपको क्या U5 बॉक्स से डोंगल स्टार्ट करना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, देखिए आपका ADB हो गया, इंटेल हो गया, क्वालिकॉम हो गया, मीडियाटेक, SPD, सारे जो भी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं सारे सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल हो जाएंगे। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो ये एक एक करके जितने भी ड्राइवर होते हैं वो सारे ड्राइवर हमारे सिस्टम में क्या हो जाएंगे, इंस्टॉल हो जाएंगे। जैसे ही सारे ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएंगे तो हमारा मोबाइल फ़ोन सिस्टम से इजीली आसानी से क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। अब एक एक करके इसमें जितने भी सारे ड्राइवर होते हैं सारे ड्राइवर आपके इंस्टॉल हो जाएंगे, चाहे वो क्वालिकॉम का हो, मीडियाटेक का हो, SPD का हो, ADB हो, जितने भी सारे ड्राइवर आते हैं वो सारे ड्राइवर हमारे इंस्टॉल हो जाएंगे। बस हमको नेक्स्ट करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। अब देखिए जैसे हमारा इंटेल के ड्राइवर इंस्टॉल हो रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ इंटेल। अब ये जितने भी ऐसे मोबाइल फ़ोन आते हैं, ज़्यादातर आसूस के मोबाइल फ़ोन आते हैं, लेनोवो के फ़ोन भी आते हैं कि जिसके अंदर इंटेल CPU लगा होता है। ये इंटेल CPU को कनेक्ट करने के लिए ड्राइवर हमारा इंस्टॉल हो रहा है। अब ये क्वालिकॉम का ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा है। नेक्स्ट
अब जैसे कि मैंने क्या किया कि अपने सिस्टम में सारी चीज़ें, विंडो भी डाल दिया, सारा चीज़ हो गया। अब हम देखेंगे इसी कंट्रोल पैनल में जाके देखेंगे। प्रोग्राम में जाएंगे, देखिए हमारे पास मात्र 2 ड्राइवर्स पड़े हैं, गूगल का पड़ा हुआ एप्लीकेशन पड़ी है, एक ये पड़ा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले UEFI को इंस्टॉल करेंगे। जैसे UEFI इंस्टॉल करते ही इसके अंदर दुनिया भर के सारे ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएंगे। UEFI इंस्टॉल करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रोम ओपन करना है। क्रोम ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है UEFI सेटअप। जैसे UEFI सेटअप को ओपन करेंगे, UEFI सेटअप आपको ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, UEFI सेटअप को क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। ये सेटअप जो रहता है ये 250 से लेकर के 300 MB के बीच में रहता है। उसे आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। जब भी सेटअप डाउनलोड करें, जो इसमें लेटेस्ट वर्जन आया हो आप उसे सेलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें देखिए 1.6 नया आ चुका है, आप इसे क्या करें, डाउनलोड कर लें। ये ऐसा मीडिया फाइल का लिंक करेगा, 295 MB का है। आप 295 MB का डाउनलोड करेंगे, देखिए 2 मिनट 3 मिनट डाउनलोड होने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर आपके नेट की स्पीड मैनेज करती है कि आपके नेट के सिस्टम की स्पीड कितनी है। सिस्टम की स्पीड अच्छी होती है या आपकी नेट की स्पीड भी तेज़ होती है तो ये आपका तुरंत डाउनलोड हो जाता है, नहीं तो उसमें समय लग रहा है। T-Tech 123